नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग इवेपोरेटर में मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आगे देखते हैं। इवेपोरेटर क्या होता है? इवेपोरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वह भाग है जिसमें द्रव रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण होता है और वहाँ ठंडक उत्पन्न की जाती है, उसे इवेपोरेटर कहते हैं। इसे कई बार कूलिंग कॉइल, यूनिट कॉइल, फ्रीजर कॉइल और तरल कूलर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यह सिस्टम का वह भाग है जिसमें तरल रेफ्रिजरेंट वाष्प में बदल जाता है और यह ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। यह रेफ्रिजरेशन मशीन में रेफ्रिजरेंट की वाष्पीकरण की क्रिया को लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इवेपोरेटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वह अवयव जिसमें द्रव रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण होता है एवं जिसके द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है, इवेपोरेटर कहलाता है। इसे हिंदी में वाष्पित्र भी कहते हैं। वाष्पित्र को रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रसारण वाल्व के बाद लगाया जाता है, जहां सामान्यतः कम दाब होता है। इसमें प्रसारण वाल्व के द्रव रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है जो ऊष्मा ग्रहण करके वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पित्र का तापमान उसके आसपास के तापमान से कम होना चाहिए ताकि वाष्पित्र अपने आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर सके। इसके रिसीवर में रेफ्रिजरेंट पाया जाता है जो कि कंप्रेसर संघानित्र में के द्वारा पूर्णतया द्रव अवस्था में परिवर्तित किया गया होता है। प्रसारण वाल्व के माध्यम से द्रव रेफ्रिजरेंट वाष्पित्र में प्रवेश करता है एवं वाष्पित्र के आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है, जो कुछ समय बाद पूरा रेफ्रिजरेंट वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है एवं लगातार ऊष्मा ग्रहण करते रहने से यहाँ उबलने लगता है। इसके बाद यह सक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर में चलाया जाता है। इस प्रकार वाष्पित के आसपास का स्थान ऊष्मा त्याग देने के कारण ठंडा हो जाता है। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है एवं इससे वाष्पित अपने आसपास के स्थान को ठंडा बनाए रखता है। वाष्पित मतलब इवेपोरेटर। वाष्पित को मुख्यतः किसी स्थान विशेष को ठंडा बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रकार देखते हैं। इवेपोरेटर के प्रकार। इवेपोरेटर दो प्रकार के होते हैं, फ्लोटेड इवेपोरेटर और ड्राई इवेपोरेटर। फ्लोटेड इवेपोरेटर को अल्पावित वाष्पित्र भी कहते हैं और ड्राई इवेपोरेटर को शुष्क प्रसारण वाष्पित्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्र देख लीजिए। ये फ्लोटेड इवेपोरेटर है जिसे अल्पावित वाष्पित्र भी कहते हैं और ये शुष्क प्रसारण वाष्पित्र जिसे ड्राई इवेपोरेटर कहते हैं। इस पे आप देखिए, नीचे की तरफ से एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, बॉइलिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर। ये इवेपोरेटर ट्यूब्स जो होती हैं, ये इवेपोरेटर, ये देखिए इवेपोरेटर। वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, लिक्विड वेपर में मॉइस्चर होता है, बफेल होता है, सक्शन लाइन होती है जो कंप्रेसर से कनेक्ट होती है। ये फ्लोटेड है, ये देखिए लाइन बना हुआ है, फ्लोटेड चैम्बर बना हुआ है इसका, इसलिए इसका नाम फ्लोटेड इवेपोरेटर भी कहा गया है, जिसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीव होता है। ये शुष्क प्रसारण वाष्पित्र जिसे ड्राई इवेपोरेटर कहते हैं। इसमें देखिए ये कॉइल्स है इवेपोरेटर। इसमें देखिए ऊपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम्प्लीटली वेपराइज हो जाता है इसमें, और लिक्विड वेपर मॉइस्चर होता है। ये देखिए इस पे ऊपर वो मॉइस्चर मतलब आ जाता है, लिक्विड वेपर मॉइस्चर मिक्सचर यहाँ पे लगा होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोटेड इवेपरेटर होता क्या है? फ्लोटेड इवेपरेटर, इस प्रकार के इवेपरेटर में कॉइल द्रव रेफ्रिजरेंट से भरी हुई रहती है। इवेपरेटर में तरल रेफ्रिजरेंट का स्तर बनाए रखने के लिए साइड फ्लोट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इस इवेपरेटर में रेफ्रिजरेंट सर्च चैम्बर से होकर घूमता रहता है। सर्च चैम्बर एक डंप या कंटेनर होता है। इसमें फ्लोट कंट्रोल फिट किया जाता है और सर्च डंप के लेवल अनुसार तरल रेफ्रिजरेंट इवेपरेटर में भरा होता है। और इवेपरेटर की सभी ऊष्मा स्थानांतरण नलिकाएं इस तरह तल के नीचे रहती हैं, जिसमें द्रव रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होता है, जो इन नलिकाओं के चारों ओर से ऊष्मा ग्रहण करके इवेपरेट होता है, वाष्पित होता है। यह रेफ्रिजरेंट वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जिससे इवेपरेटर में प्राकृतिक संवहन धाराएं बन जाती हैं और नलिकाओं में रेफ्रिजरेंट का परिसंचरण होता रहता है। इस प्रकार के इवेपरेटर में बनने वाली वाष्प संचायक के ऊपरी भाग में एकत्रित होती है, जहां से यह कंप्रेसर द्वारा खींची जाती है। रेफ्रिजरेंट के साथ द्रव कण कंप्रेसर में न जाए पाए, इसके लिए संचायक के ऊपरी भाग में बधिकाएं पट्टियां या बफेल प्लेट्स लगी होती हैं। रेफ्रिजरेंट के वाष्पित होने के कारण संचायक के द्रव का स्तर नीचे आता है, जिससे फ्लोट वाल्व खुल जाता है और वाष्प आवश्यक मात्रा में द्रव रेफ्रिजरेंट संचायक में प्रवाहित होने से द्रव का स्तर पुनः कायम हो जाता है। इस इवेपरेटर का मुख्य लाभ यह है कि सभी रेफ्रिजरेशन भारों की अवस्था में इसकी ऊष्मा अंतरण नलिकाएं सदैव रेफ्रिजरेंट के संपर्क में रहती हैं, जिसके कारण ऊष्मा स्थानांतरण दर अधिक होता है। लेकिन इसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता होती है तथा इसका भार भी संचायक के कारण ज़्यादा होता है। अतः इसे केवल अधिक क्षमता वाली रेफ्रिजरेशन इकाइयों में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के इवेपरेटर में अधिक मात्रा में रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया जाता है, अतः इनका उपयोग अधिक क्षमता वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टमों में जैसे रसायन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, ड्राई इवेपरेटर। पहले इसका चित्र देख लेते हैं फ्लोटेड इवेपरेटर का। ये देखिए ऊपर सेक्शन जो कंप्रेसर है, ये बफेल लगा हुआ है, बफेल, ये लिक्विड रिसीवर है, फ्लोटेड कंट्रोल है, एक्यूमुलेटर देखिए यहाँ से एक्यूमुलेट होता है, और ये फ्लोटेड इवेपरेटर है, इसमें लिक्विड वेपर मॉइस्चर फ्लोट होता रहता है। ड्राई इवेपरेटर देख लीजिए, चित्र सामने आपके है ड्राई इवेपरेटर का। सक्शन टू कंप्रेसर लाइन होती है, ये सक्शन टू कंप्रेसर है, और ये इवेपरेटर लाइन है, और ये लिक्विड इन है, और ये लिक्विड वेपर मिक्सचर है। ये ड्राई इवेपरेटर है। चलिए देखते हैं होता क्या है ड्राई इवेपरेटर। इस प्रकार के इवेपरेटर 150 टन क्षमता से कम वाले सिस्टमों में प्रयोग किया जाता है। इसकी ट्यूबें रेफ्रिजरेंट को वाष्पों से भरी होती हैं तथा रेफ्रिजरेंट की मात्रा का कंट्रोल वाल्व या कैपिलरी ट्यूब से किया जाता है। बनावट के अनुसार ये कई प्रकार के हो सकते हैं। बनावट के अनुसार 3 प्रकार के आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ड्राई टाइप इवेपरेटर, इस इवेपरेटर में एक प्रसारण वाल्व द्वारा कंप्रेसर से आने वाले द्रव रेफ्रिजरेंट को वाष्पित की नलिकाओं से गुजारा जाता है। नलिकाओं में प्रवाहित होते समय रेफ्रिजरेटर धीरे धीरे चारों ओर से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। प्रायः वाष्पित नलिका में रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होते समय संपीड़ित में पहुंचने से पहले, संपीड़ित में मतलब कंप्रेसर में पहुंचने से पहले पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाता है तथा वाष्पित नलिका के शेष भाग में यह अति तृप्त होता है। इस कारण इस वाष्पित में नलिकाओं प्रायः इवेपरेटर
नलिका में रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड होते समय कंप्रेसर में पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाता है तथा कंप्रेसर इवेपरेटर नलिका के शेष भाग में यह अतितृप्त होता है। इस कारण इस इवेपरेटर में नलिकाओं की पूरी लंबाई में रेफ्रिजरेंट द्रव रूप में नहीं रहता है, इसलिए इसे शुष्क प्रसारण इवेपरेटर कहते हैं या ड्राई इवेपरेटर कहते हैं। इस इवेपरेटर में कम भार तथा रेफ्रिजरेंट की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग मुख्यतः कम क्षमता वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग स्थितियों के अनुसार इवेपरेटर का वर्गीकरण। ऑपरेटिंग स्थितियों के अनुसार इवेपरेटर 3 भागों में बांटा जाता है: फ्रोस्टिंग टाइप, डीफ्रोस्टिंग टाइप, नॉन फ्रोस्टिंग टाइप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है फ्रोस्टिंग टाइप और डीफ्रोस्टिंग टाइप और नॉन फ्रोस्टिंग टाइप। फ्रोस्टिंग टाइप इवेपरेटर क्या होता है? इस प्रकार के इवेपरेटर सदैव 32 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान में ऑपरेट किए जाते हैं। कूलिंग कॉइल लगातार फ्रॉस्ट होती है। जब इन्हें प्रयोग में लाया जाता है इनमें बर्फ भी बनती रहती है और सफाई भी होती रहती है। इसे फ्रोस्टिंग टाइप इवेपरेटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीफ्रोस्टिंग टाइप। डीफ्रोस्टिंग, इस प्रकार के इवेपरेटर में डीफ्रोस्टिंग तब होती है जब कंप्रेसर को ऑपरेट किया जाता है और बर्फ तब पिघलती है जब कंप्रेसर को बंद किया जाता है। इसे डीफ्रोस्टिंग टाइप इवेपरेटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन फ्रोस्टिंग टाइप, इस प्रकार के इवेपरेटर का प्रयोग तब किया जाता है जब इवेपरेटर को बर्फ के जमाव बिंदु पर चलाया जाता है। इस प्रकार के इवेपरेटर का प्रयोग सब्जियों व खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग तापमान पर इसका कॉइल बाहर की वायु से नमी शीघ्रता से नहीं ले पाता है। आगे बढ़ते हैं। संरचना के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इवेपरेटर का, जिसमें बार ट्यूब इवेपरेटर भी आता है। इसे अनावृत नलिका वाष्पित्र भी कहते हैं। यह इवेपरेटर प्रायः लंबे तथा इमारत की नलिकाओं से बना होता है। तांबे की नलिकाएं छोटे इवेपरेटर में प्रयोग की जाती हैं तथा रेफ्रिजरेंट के रूप में फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है तथा बड़े इवेपरेटर में इस्पात की नलिकाएं प्रयोग की जाती हैं तथा रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसकी बनावट बहुत आसान होती है, इससे इसको फ्रॉस्ट करना तथा इनकी साफ सफाई आसान होती है। इन इवेपरेटर की क्षमता कम होती है तथा इनमें ऊष्मा अंतरण क्षेत्र बहुत कम होता है, जिसे अनावृत नलिका वाष्पित मतलब कि बार ट्यूब इवेपरेटर कहते हैं। आप चित्र में सामने देख रहे हैं कि देखिए इसमें सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें सक्शन टू कंप्रेसर लाइन यहाँ से जुड़ी होती है और नीचे लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ भर दिया जाता है। जो एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है बीच में, सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसलिए इसमें ये दो तरह के रूप में यूज होता है। छोटे नलिका वाला छोटे इवेपरेटर, जो नलिकाएं छोटे होते हैं जिसे रेफ्रिजरेंट के रूप में फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है जिसमें, और बड़े जो नलिका वाला होता है उसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया प्रयोग किया जाता है और इनकी बनावट बहुत आसान होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्लेट सरफेस इवेपरेटर। प्लेट सतह वाष्पित क्या होता है? चित्र में आप देख रहे हैं। प्लेट सतह वाष्पित, प्लेट सरफेस इवेपरेटर। प्लेट सरफेस इवेपरेटर में ऊष्मा अंतरण क्षेत्र बढ़ाने के लिए नलिकाओं को इस्पात की प्लेट पर वेल्डिंग या सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होने पर प्लेट के दोनों तरफ नलिकाएं लगाई जा सकती हैं। अनावृत नलिका वाष्पित्र की तुलना में बार ट्यूब इवेपरेटर की तुलना में इसमें पट्टिका पृष्ठ इवेपरेटर में ऊष्मा
स्थानांतरण की प्रभावी सतह अधिक होने के कारण प्लेट सतह वाष्पित में ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिक होती है। इसका उपयोग मुख्यतः घरेलू रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, आइसक्रीम कैबिनेट आदि में किया जाता है। इसमें चित्र में आप देख रहे हैं ऊपर प्लेट लगा हुआ है और ये वेपर रेफ्रिजरेंट आउट है और यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन है। आगे बढ़ते हैं। फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर, पंखुड़ियों युक्त नलिका वाष्पित। इस इवेपोरेटर में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए वाष्पित नलिकाओं पर बाहर की तरफ फिन्स लगाई जाती हैं। इन फिन्स मतलब पंखुड़ियों को, इन पंखुड़ियों को नलिकाओं पर इस प्रकार लगाया जाता है कि पंखुड़ियों तथा नलिकाओं के बीच अच्छा ऊष्मीय संपर्क बना रहे। इस प्रकार पंखुड़ियों के बीच की दूरी इवेपोरेटर के कार्यकारी ताप पर निर्भर करती है तथा 25 mm की दूरी से में 1 से 14 तक की पंखुड़ियाँ लगाई जा सकती हैं। ये वाष्पित अन्य वाष्पितों की तुलना में अधिक ऊष्मा स्थानांतरण क्षेत्र होने के कारण कम स्थान घेरते हैं, इसलिए बड़ी प्रशीतन इकाइयों में पंखुड़ी युक्त नलिका वाष्पित अधिक उपयोग की जाती है। फिन ट्यूब इवेपोरेटर अधिक यूज किया जाता है। इन इवेपोरेटर को 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप वाले स्थानों में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पंखुड़ियों के ऊपर जल वाष्प संघारित होकर फ्रोस्ट के रूप में जम जाती है। इस कारण इसकी नियमित साफ सफाई आवश्यक होती है। ये वे रेफ्रिजरेटर जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है उनमें पंखुड़ियाँ युक्त नलिका वाष्पित का उपयोग किया जाता है, मतलब फिन ट्यूब इवेपोरेटर का यूज किया जाता है जिनमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक्यूमुलेटर किसे कहते हैं? आगे इसी में एक्यूमुलेटर पार्ट्स होता है इसके साथ में, जिसे एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर या एक टैंक, सेल या रिजर्वायर होता है जिसमें रिसीवर के द्रव कॉइल में बनाए रखने के बराबर के स्तर पर बना रहता है, जो कि सक्शन लाइन आउटलेट के सदैव नीचे रहता है। यह एक तरल रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर रोक के रखता है जिसका इवेपोरेटर में वाष्पीकरण नहीं हो सकता है। इसे हिंदी में संचायक भी कहते हैं। एक्यूमुलेटर को हिंदी में संचायक भी कहते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में संचायक को इवेपोरेटर एवं कंप्रेसर के मध्य सक्शन लाइन के माध्यम से जोड़ा जाता है ताकि यह इवेपोरेटर से प्राप्त होने वाले रेफ्रिजरेंट में उपस्थित द्रव रेफ्रिजरेंट की मात्रा को कंप्रेसर में जाने से रोक ले। द्रव रेफ्रिजरेंट में कंप्रेसर में प्रवेश करने से रेफ्रिजरेशन सिस्टम की दक्षता में कमी आती है, अतः कंप्रेसर से पहले संचायक या एक्यूमुलेटर के लगाने से पिस्टन की दक्षता प्रभावित नहीं होती है। एक्यूमुलेटर में इवेपोरेटर से प्राप्त रेफ्रिजरेंट एकत्रित होता है। इस रेफ्रिजरेंट में उपस्थित द्रव रेफ्रिजरेंट संचायक रेफ्रिजरेंट एक्यूमुलेटर के तल में रह जाता है तथा वाष्प रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश कर जाता है। एक्यूमुलेटर के निचले भाग में ही हीटर लगाकर एकत्रित हुए द्रव रेफ्रिजरेंट को पुनः वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो संपीड़क में प्रवेश कर जाता है। अतः एक्यूमुलेटर को वाष्प रेफ्रिजरेंट प्राप्त होते रहने से उसकी दक्षता प्रभावित रहती है। एक्यूमुलेटर को मुख्यतः निम्न भागों में विभाजित किया जाता है: पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर, ब्लैडर टाइप एक्यूमुलेटर, स्प्रिंग टाइप एक्यूमुलेटर, वेट लोडेड एक्यूमुलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक्यूमुलेटर का चित्र देख लीजिए पहले, किस तरह का एक्यूमुलेटर होता है। इसमें सेक्शन वाल्व दिया हुआ है, स्लाइड दी हुई है,
ये आपके सामने एक्यूमुलेटर का चित्र है। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ और क्यों प्रयोग किया जाता है? अभी जैसे कि आपने बताया कि ये कहाँ लगा होता है, ये इवेपरेटर और कंप्रेसर के मध्य लगाया जाता है। इसका प्रवेश द्वार द्वारा इवेपरेटर के बाहरी द्वार और सक्शन लाइन के प्रवेश द्वार के साथ जोड़ा जाता है। इसे रेफ्रिजरेटिंग मशीन में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह तरल रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर रोके रखता है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि वह तरल रेफ्रिजरेंट को अंदर रोक देता है जो कि कंप्रेसर पे ना जा सके। जिस कंप्रेसर पे अगर चला जाएगा तो उसकी दक्षता, उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, इसलिए इसको बीच में लगाया जाता है एक्यूमुलेटर को, जिसका इवेपरेटर में वाष्पीकरण नहीं हो सका और इस तरल रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर रोके रखता है, जिसका इवेपरेटर में वाष्पीकरण नहीं हो सका और तरल रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में कंप्रेस नहीं होने देता है। साथ में एक इवेपरेटर में देखिए, एक आगे इवेपरेटर का ही टॉपिक है जिसमें हम आगे बढ़ाते हैं। ये बीच में एक्यूमुलेटर इसलिए बताया गया क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। इवेपरेटर और कंप्रेसर के मध्य का पार्ट्स है, इसको इसलिए बता दिया साथ में ही कि ये दोनों एक साथ आपके सक्शन लाइन द्वारा जोड़े जाते हैं कंप्रेसर से में। तो एक इवेपरेटर के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी होती हैं? इवेपरेटर का संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, इसके चारों ओर तेज हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए, यूनिट की सतह होनी चाहिए, रेफ्रिजरेंट और वायु के न्यूनतम तापमान का अंतर 8 से 10 के बीच में होना चाहिए। हाई सक्शन प्रेशर के परिणाम स्वरूप इसकी उच्च क्षमता होती है और कंडेंसिंग यूनिट की क्षमता भी अच्छी रहती है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रसंग था इवेपरेटर, उसका सारांश है। इवेपरेटर बताया जैसे कि आज हमने इवेपरेटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वह भाग है जिसमें द्रव रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण होता है और वहाँ ठंडक उत्पन्न की जाती है, उसे इवेपरेटर कहते हैं। इसे कई बार कूलिंग कॉयल, यूनिट कॉयल, फ्रीजर कॉयल और तरल कूलर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इवेपरेटर क्या होता है? जैसे कि बताया हमने अभी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वह भाग है जिसमें द्रव रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण होता है और वहाँ ठंडक उत्पन्न की जाती है, इसे इवेपरेटर कहते हैं। इसमें कई बार कूलिंग कॉयल, यूनिट कॉयल, फ्रीजर कॉयल तथा तरल कूलर आदि के नामों से पुकारा जाता है। यह सिस्टम का वह भाग है जिसमें तरल रेफ्रिजरेंट वाष्प में बदल जाता है और ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। यह रेफ्रिजरेटिंग मशीन में रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण की यह क्रिया लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर होता है। इसके टाइप देख लेते हैं। दो टाइप के बताए इवेपरेटर, दो टाइप के होते हैं, फ्लोटेड इवेपरेटर, ड्राई इवेपरेटर। जैसे ये चित्र में आप देख रहे हैं, फ्लोटेड इवेपरेटर और ड्राई इवेपरेटर का चित्र बना हुआ है। जैसा कि अभी हमने फ्लोटेड इवेपरेटर के बारे में आपको बताया था, इस प्रकार के इवेपरेटर में कॉइल द्रव रेफ्रिजरेंट में भरी रहती है। इवेपरेटर में तरल रेफ्रिजरेंट का स्तर बनाए रखने के लिए एक साइड में फ्लोट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इस इवेपरेटर में रेफ्रिजरेंट सर्च चैम्बर से होकर घूमता रहता है। सर्च चैम्बर एक ड्रम या कंटेनर का होता है, इसमें फ्लोट कंट्रोल फिट किया जाता है। सर्च ड्रम के लेवल अनुसार तरल रेफ्रिजरेंट इवेपरेटर में भरा होता है। अगला क्या, ये चित्र में देख सकते हैं, ये सक्शन लाइन और ये ड्रम आपको बताया जैसे कि हमने, और फ्लोटेड कंट्रोल होता है। यहाँ पे ये फ्लैश चैम्बर होता है, फ्लोटेड इवेपरेटर चित्र है। आगे अगला बताया था ड्राई इवेपरेटर क्या होता है। इसमें देखिए ये सक्शन लाइन जो है वो कंप्रेसर जुड़ी होती है, यहाँ लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से प्रवेश करता है और ये इस पर सर्कुलेट होता रहता है। ड्राई इवेपरेटर के बारे में, इस प्रकार के इवेपरेटर 150 टन क्षमता से कम वाले सिस्टमों में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी ट्यूबें रेफ्रिजरेंट को वाष्प से भरी होती हैं तथा रेफ्रिजरेंट की मात्रा का कंट्रोल वाल्व या कैपिलरी ट्यूब में किया जाता है। बनावट के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग स्थिति के अनुसार इवेपरेटर का वर्गीकरण किया गया है। ऑपरेटिंग स्थिति के अनुसार इवेपरेटर 3 भागों में बांटा गया था,
फ्रोस्टिंग टाइप, डिफ्रोस्टिंग टाइप, नॉन फ्रोस्टिंग टाइप, जैसा कि अभी हमने बताया था। फ्रोस्टिंग टाइप ये देखिए, डिफ्रोस्टिंग टाइप देखिए, नॉन फ्रोस्टिंग टाइप। संरचना के आधार पर जैसे कि मैंने बताया आपको, 3 प्रकार के बताए संरचना के आधार पर भी, बार ट्यूब इवेपोरेटर, प्लेट सरफेस इवेपोरेटर, फिन ट्यूब इवेपोरेटर। फिर अगला मैंने ये एक्यूमुलेटर के बारे में छोटा सा आपको टॉपिक बताया, उसी में साथ का ही है, एक्यूमुलेटर क्या होता है। चित्र देखिए एक्यूमुलेटर का। एक इवेपोरेटर के लिए आवश्यक शर्तें क्या बताई आपको। इवेपोरेटर को संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, इसके चारों ओर तेज हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए, यूनिट की सतह होनी चाहिए, रेफ्रिजरेंट और वायु के न्यूनतम तापक्रम का अंतर 8 से 10 के बीच में होना चाहिए। हाई सक्शन प्रेशर के परिणाम स्वरूप इसकी उच्च क्षमता होती है और कंडेंसिंग यूनिट की क्षमता भी अच्छी रहती है। आशा करते हैं आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा होगा, जो आपके भविष्य में काम आएगा आगे के लिए। धन्यवाद।